नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का बेसिक क्वेश्चन जो ITI फर्स्ट ईयर के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है जिसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। अब यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन ओम देखने को मिलता है जो कि आप सभी को मालूम है प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है। और बी ऑप्शन दिया गया है वोल्ट। तो वोल्ट जो होता है वोल्टेज का मात्रक होता है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत है। और सी ऑप्शन दिया गया एम्पियर। तो एम्पियर जो होता है करंट या विद्युत धारा का मात्रक कहते हैं इसे। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यही चीज पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो एम्पियर है। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और डी ऑप्शन वाट देखने को मिलता है तो ये शक्ति का मात्रक है। तो ये भी हमारा गलत है। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को जिसमें पूछा जा रहा है कि इंसुलेटर कौन सा है। जैसे कि यहाँ पर तांबा दिया गया, एल्युमिनियम दिया गया, कांच दिया गया और चांदी दिया गया है। तो इसमें किसमें यहाँ पे धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो कांच में धारा प्रवाहित नहीं होती है और जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे हम इंसुलेटर बोलते हैं। और यहाँ पर आपको कांच देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बाकी तांबा जो होता है इसमें धारा प्रवाहित होती है तो ये कंडक्टर का काम करता है। एल्युमिनियम में भी धारा प्रवाहित होती है तो ये भी कंडक्टर का काम करता है। चांदी में भी होती है तो ये भी कंडक्टर का काम करता है। तो इसी कारण सभी ऑप्शन गलत है, केवल ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी सप्लाई को एसी में बदलने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। जब डीसी सप्लाई को एसी में बदलना होता है तो उस समय हम इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है। बाकी ए ऑप्शन दिया गया रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर जो होता है एसी को डीसी में बदलता है, ना कि डीसी को एसी में। तो यहाँ पे जब बात आती है एसी को डीसी में तो हम वहाँ पे रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में डीसी सप्लाई को एसी में बदलने की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम पहले ऑप्शन को गलत मारेंगे। और सी ऑप्शन दिया गया ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये एसी को ऊपर नीचे करता है लेकिन केवल ये एसी के साथ काम करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये भी हमारा गलत है क्वेश्चन के अनुसार। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया मोटर। तो मोटर मैकेनिकल एनर्जी देता है जो कि कन्वर्ट की यदि बात करें तो ये कन्वर्ट करने का काम नहीं करता है, केवल ये जो करता है मैकेनिकल एनर्जी देता है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत है। सही ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा जो कि इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलता है। क्लियर है साथियों। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आप यहाँ तक वीडियो देखें और यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा। और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है कि ओम का नियम किससे संबंधित है। ए ऑप्शन दिया गया ऊर्जा से, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन गलत है क्योंकि ओम का नियम यहाँ पे ऊर्जा से संबंधित नहीं है। और बी ऑप्शन दिया गया शक्ति से, तो इससे भी संबंध नहीं रखता है। ओम का जो नियम है वोल्टेज से, करंट से और रेजिस्टेंस से संबंध रखता है, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन आपको करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। तो ये आपका साथियों सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया प्रेरण से, तो ये भी गलत है क्योंकि प्रेरण जो होता है ये फैराडे के नियम से संबंध रखता है और ओम का नियम फैराडे के नियम से अलग है। तो ये भी आपका गलत है। सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिला लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि एक पूर्ण सर्किट में करंट बहने के लिए आवश्यक है। ए ऑप्शन दिया गया एक ट्रांसफार्मर। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ट्रांसफार्मर के द्वारा केवल आप वोल्टेज का परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन करंट की जब बात आती है तो इसके द्वारा आप करंट में परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत है। और बी ऑप्शन दिया गया एक कैपेसिटर। तो ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि केवल ये चार्ज स्टोर कर सकता है, इसके अलावा कोई भी इसका काम नहीं होता है। और यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है एक बैटरी। तो बैटरी जो होता है ये करंट के लिए आवश्यक एक तरह से स्रोत होता है। तो यहाँ पे सर्किट में करंट बहने के लिए जो जरूरी चीज़ है वो आपका होता है साथियों बैटरी, जो कि यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है।
और डी ऑप्शन दिया गया एक ओपन सर्किट, तो ये बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब ओपन सर्किट होगा तो करंट यहाँ पे प्रवाहित ही नहीं होगा, आगे यहाँ पे जाएगा ही नहीं। ये आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि फ्यूज का कार्य क्या है। ए ऑप्शन दिया गया करंट बढ़ाने का, क्योंकि फ्यूज का काम करंट बढ़ाने का बिल्कुल भी नहीं होता है। बी ऑप्शन दिया गया करंट को स्टोर करने का, तो करंट को स्टोर करने का जो काम होता है साथियों, ये स्टोरेज डिवाइस का होता है। जैसे करंट को जो स्टोर कर रहा है बैटरी होती है, जब उसे आप चार्ज करते हैं तो उसमें क्या होता है, करंट हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी गलत है, तो ये फ्यूज का काम नहीं है। और सी ऑप्शन देंगे सर्किट को नुकसान से बचाना, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ओवर करंट आने पर क्या होता है, फ्यूज जो होता है ऑटोमेटिक गल जाता है, या जिसको आप जल जाता भी कहते हैं, जो होती है वो सर्किट टूट जाती है और आगे धारा नहीं बहती है। तो एक तरह से यहाँ पे फ्यूज का काम ये बिल्कुल सही हो जाता है कि सर्किट को नुकसान से बचाना। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि तांबा किस प्रकार का पदार्थ है। तांबा जो है साथियों एक तरह से चालक है, आप सभी को मालूम है। और यहाँ पे ऑप्शन में आपको पहला ही ऑप्शन देखने को मिल जाता है चालक, और बी ऑप्शन दिया गया अर्धचालक। तो यहाँ पर अर्धचालक यहाँ पर हम गलत मारेंगे। अर्धचालक जैसे सिलिकॉन यदि दिया होता तो हम यहाँ पे अर्धचालक मारते हैं। और यहाँ पे सी ऑप्शन देंगे इंसुलेटर, तो इंसुलेटर जैसे कि रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो ये इंसुलेटर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमसे तांबा पूछा गया है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर एक यंत्र है, पदार्थ नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। सही ऑप्शन हमारा जो हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, मिला लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में साथियों पूछा जा रहा है कि वोल्टेज को नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं। वोल्टेज यदि है तो वोल्टेज को मापने के लिए साथियों हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे वोल्ट मीटर आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है। और यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया एम्पियर मीटर, तो अभी मैंने आपको शायद एक क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि एम्पियर मीटर से करंट आप माप सकते हैं, वोल्टेज नहीं। तो ये वोल्टेज मापने के लिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। वाट मीटर के द्वारा आप शक्ति को माप सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा आप आवृत्ति को माप सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मापने के लिए कहा जा रहा है वोल्टेज को, तो ये काम आप केवल वोल्ट मीटर के द्वारा कर सकते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को, जिसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वी से जुड़ाव के लिए प्रयोग होता है। ए ऑप्शन दिया गया लाइन वायर, तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये पावर लाता है लाइन वायर, तो ये अर्थ के लिए नहीं है। न्यूट्रल वायर यहाँ पे दिया गया, तो ये सर्किट को पूरा करने का काम करता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया अर्थ वायर, तो एक तरह से ये सुरक्षा के लिए होता है। और क्वेश्चन में यहाँ पे पृथ्वी से जोड़ने की बात किया जा रहा है, तो यही आपका होता है, सुरक्षा के लिए इसको भूमि में जोड़ा जाता है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और डी ऑप्शन दिया गया फेज वायर, तो ये करंट का प्रवाह होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्थ वायर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने पर क्या होता है। शॉर्ट सर्किट होती है साथियों, तो उस समय जो होता है करंट बहुत ही ज़्यादा प्रवाहित होने लगता है, तो हम यहाँ पे कहेंगे करंट बढ़ जाता है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जब भी शॉर्ट सर्किट होगा तो रेजिस्टेंस वहाँ पे कम हो जाएगा, और जब रेजिस्टेंस कम होगा तो धारा क्या होगी, अधिक होगी। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे ए ऑप्शन देंगे करंट कम होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, और ये ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, और इसका सवाल का जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इलेक्ट्रिक आयरन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, इंडक्शन के, या हीटिंग इफेक्ट के, या मैग्नेटिक इफेक्ट के, या रेजिस्टेंस इफेक्ट के। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।